समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। और जब वो किरण किसी प्राणी की जिंदगी का अंधकार मिटाती है ना, तो उसके चेहरे पर जो गजब की मुस्कुराहट आती है, वो सच में देखने वाली होती है। इसी सकारात्मक सोच और विचार के साथ सोमवार के एक नए दिन की एक नई सुबह में आइए शुरू करें समाचार मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, जिसमें होते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं मेट्रो समाचार, मौसम का हाल, इतिहास के कुछ रोचक पन्ने और समाज के कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन के बारे में जानकारी। तो स्वीकार कीजिए आप ही के अपने रवि कपूर का नमस्कार। और इस कार्यक्रम में आज मेरा साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं शेफाली सिंह। शेफाली, आपको भी मेरा नमस्कार। Namaskar Ravi, and a very warm welcome to all our listeners tuned in to Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani network. So listeners, रवि जी ने तो हमें सुबह सुबह एक बहुत अच्छा थॉट सुना दिया है आशा की किरण के बारे में, और मैं लेके आई हूँ आपके लिए थोड़ी मंडे मॉर्निंग मोटिवेशन। So ध्यान से सुनिएगा। Every morning you have two choices: continue to sleep with your dreams or wake up and chase them. And on that note, we shall begin with our morning program, Aaj Savere, wherein over the next half an hour, we'll bring you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 2nd of September. So let's begin with the headlines first. जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों को तेज वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने में केंद्र के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से फोन पर बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। हैदराबाद सहित तेलंगाना के विभिन्न भाग कल भी तेज वर्षा से अस्त व्यस्त रहे। विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए सभी स्कूल आज बंद रखे गए हैं। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा सहित विभिन्न स्थानों पर पिछले 2 दिन से बहुत तेज वर्षा हो रही है। 17,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 26 टीम दोनों राज्यों में तैनात की जा रही हैं। इनमें 12 टीम पहले से तैनात हैं तथा आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों के साथ 14 अन्य टीम भेजी जा रही हैं। लगातार हो रही तेज वर्षा और जल जमाव के कारण 99 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है और 54 के मार्ग बदले गए हैं। BJP is set to start its membership drive from today. The drive will be launched with Prime Minister Narendra Modi getting the certificate for the renewal of his membership from BJP President Jagat Prakash Nadda. All existing members will need to renew their membership. According to BJP's constitution, membership drives are conducted afresh every 5 to 6 years. The drive will be held in various phases from today till 10th of November. The first phase of this membership drive will conclude on the 25th of September. Individuals can sign up through a missed call or the party's website or other digital platforms. कोलकाता में कल रात फिल्म जगत के प्रमुख कलाकारों और अन्य हस्तियों ने पिछले महीने आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। शहर के कॉलेज स्क्वायर से आरंभ हुई रैली में अपर्णा सेन, स्वास्तिका मुखर्जी, सुदीप्ता चक्रवर्ती, चैताली घोषाल, सोहिनी सरकार और अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग आज सुबह तक कई स्थलों पर धरने पर बैठे रहे। उन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस या प्रशासन के किसी प्रतिनिधि के आकर उनसे मिलने और मामले में तेजी से जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। जूनियर डॉक्टरों के फोरम ने भी कलाकारों के साथ प्रदर्शन में भाग लिया। दक्षिण कोलकाता में रामकृष्ण मिशन स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के पूर्व छात्रों ने भी रैली निकाली और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। The goods and services tax (GST) collections stood at 1.75 lakh crore rupees in the month of August, reflecting a 10% increase compared to 1.59 lakh crore rupees in the same month last year. Central government collected 30,862 crore rupees, while states collected 38,411 crore rupees before adjusting for refunds. The collection of integrated GST on imports and interstate sales was reported at 93,621 crore rupees.
Moreover, the gross GST revenues from domestic transactions grew 9.2% to about 1.25 lakh crore rupees. Revenues from import of goods were up 12.1% to 49,976 crore rupees compared to the previous year's figures. Net GST revenue till August was 8.07 lakh crore rupees, 10.2% higher than the previous year. पेरिस पैरालंपिक्स के चौथे दिन भी भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा रहा। एथलेटिक्स में पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में निशात कुमार ने 2.4 मीटर की कूद लगाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या 7 हो गई है। इनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक हैं। प्रीति पॉल ने महिलाओं की 200 मीटर T35 स्पर्धा में अपना दूसरा कांस्य पदक जीता। प्रीति ने इससे पहले 100 मीटर T35 स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता था। महिला बैडमिंटन में तुलासिमिती मुरुगेसन मनीषा रामदास को हराकर महिला सिंगल्स SU5 स्पर्धा के फाइनल में पहुंची। आज फाइनल में उनका सामना चीन की क्यू जिया यांग से होगा। कांस्य पदक के लिए मनीषा डेनमार्क की कैथरीन रोजेन ग्रीन के साथ खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन के SL3 सेमीफाइनल में भारत के नीतीश कुमार जापान के डाइसुक फुजिहारा को सीधे सेटों में हराकर फाइनल में पहुंचे। फाइनल में उनका सामना ब्रिटेन के बेथेल डेनियल से होगा। भारत के ही सुहास यदिराज ने सुकांत कदम को हराया और SL4 फाइनल में भी पहुंचे। फाइनल में उनका सामना टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता लुकास माजूर से होगा। कांस्य पदक के लिए सुकांत और इंडोनेशिया के फ्रीडी सेतियावान आमने सामने होंगे। महिला टेबल टेनिस में भाविना बेन पटेल ने मैक्सिको की मार्था वर्दीन को हराया और WS4 स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। In the Tuanku Muhriz Trophy 2024 squash, 4th seed Abhay Singh of India defeated the top seed Tess Kwan Lau of Hong Kong to clinch his 10th PSA Tour title in Seremban, Malaysia yesterday. The 25-year-old Indian squash player, ranked 66th, beat the experienced world number 48 opponent 3-1 with 7-11, 11-8, 12-10, 11-4 in 41 minutes for his 10th PSA Tour title. The two played each other for the first time on the PSA Squash Tour. तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की जानकारी दे रही हैं शेफाली सिंह। जी रवि, let's start with the news from Chennai. Japanese dolls exhibition depicting ancient rituals to contemporary art began yesterday and will continue till the 22nd of this month. Japanese dolls like Amagatsu and Momotaro are showcased at the Government Museum in Chennai as part of a traveling exhibition called Ningyo. In commemoration of Japan Month, the Consulate General of Japan at Chennai, the Japan Foundation and ABK-AOTS Dosokai, Tamil Nadu Center, supported by the Government Museum and Loyola College, have organized this traveling exhibition. The exhibition was inaugurated by Takahashi Munio, Consul General of Japan in Chennai. About 67 dolls are displayed in the exhibition. So it sounds like quite an interesting exhibition, and all those who are in Chennai can go and have a look. And in another news from Chennai, the State School Education Department will introduce a mobile application that will help parents keep track of their children's academic progress, school events and other updates. School Education Minister Anbil Mahesh Poyamori said that the software is currently under development. The application will benefit parents of more than 1.3 crore students enrolled in more than 60,000 schools across the state. The application will streamline the process for lodging complaints regarding issues in schools to ensure all grievances are promptly addressed and appropriate actions are taken if the complaints are valid. Teachers will have access to the application to exchange best practices in teaching. The app will also have information about donors who contribute towards improving school infrastructure and building community support. And now, news from Bengaluru. Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar has informed that the Yettinahol project that will quench the thirst of people in 7 districts will be inaugurated by Chief Minister Siddaramaiah on the day of Gauri festival on September 6,
preceding Ganesh Chaturthi. Speaking to the media persons in Bengaluru yesterday, Shivakumar said that Kolar, Chikkaballapur, Bengaluru Rural, Ramanagara, Tumkuru and Hassan districts will get drinking water from the Integrated Drinking Water Project once it's inaugurated. Once all the clearances are received, including the one from the Forest Department, the water will be supplied to over 75 lakh people in 38 towns and 6,657 villages in 29 taluks. And now, Hyderabad news. Telangana Governor Jishnu Dev Verma has flagged off a truck carrying essential relief materials in support for flood-affected families of Tripura. An official release stated that the relief material was sponsored by the Indian Red Cross Society, IRCS, Telangana State Branch. The material included baby food, clothing, mosquito nets, emergency medicine and other necessities intended for 1,000 families impacted by the recent floods. The truck loaded with relief materials left Hyderabad for Agartala last evening. And now, dear listeners, for news from Delhi, Mumbai and Kolkata, we move over to Ravi. धन्यवाद शेफाली। पेरिस में चल रहे पैरालंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस को कल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सक्सेना ने कहा कि सुश्री फ्रांसिस दिल्ली विकास प्राधिकरण के सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अभ्यास करती हैं और उनके इस जुड़ाव ने उनकी जीत को दिल्ली के लिए और भी खास बना दिया है। सुश्री फ्रांसिस ने कल पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीते। इस जीत के साथ वे पैरालंपिक में पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पिस्टल निशानेबाज बन गई हैं। आगामी शीत ऋतु में आंशिक रूप से बढ़ने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार कृत्रिम वर्षा की योजना बना रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में एक प्रेस वार्ता में रेखांकित किया कि नवंबर के महीने में उत्तर भारत और खासतौर से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाता है, जिसके निपटारे के लिए दिल्ली सरकार ये कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि कृत्रिम वर्षा के लिए सरकार नागर विमानन महानिदेशालय DGCA, केंद्रीय मंत्रालयों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया समेत कई विभागों से अनुमति लेगी। उन्होंने कहा कि इस बार पूरे अगस्त में बारिश होने के कारण दिल्ली का प्रदूषण स्तर बहुत कम रहा, जिसको देखते हुए सरकार सर्दियों में कृत्रिम वर्षा कराना चाहती है। श्री राय ने कहा कि सरकार पिछले वर्ष से लगातार काम कर रही है, लेकिन इस बार भी वो शीतकालीन कार्य योजना बना रही है, जिसे सरकार 5 सितंबर को प्रस्तुत करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने भाजपा और कांग्रेस को सुझावों के लिए चिट्ठी लिख निवेदन भी किया है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण मंत्री ने केंद्र सरकार से भी सहायता की मांग की है, लेकिन वहीं शीतकालीन कार्य योजना पर अन्य दल असहमत दिखे। शीतकालीन कार्य योजना की आलोचना करते हुए दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दावा किया कि कार्य योजना पुरानी, खोखली और बेबुनियाद है, जिसे दिल्ली सरकार पिछले 10 वर्षों से दोहराई है। दूसरी ओर भाजपा ने भी कहा कि प्रदूषण से जुड़े सवालों का जवाब देने में सरकार असक्षम रही है। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि सरकार को कृत्रिम बारिश से पहले पराली जलाने को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बैठक कर इसका समाधान निकालना चाहिए। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कल नजफगढ़ के दिचाऊ कला और खैरा गांव में 1 करोड़ रुपए की लागत की PNG पाइपलाइन बिछाने के कार्य का उद्घाटन किया। सरकार ने बताया कि 2 महीने के अंदर पाइपलाइन बिछाने के कार्य सहित दोनों गांवों के घरों में PNG कनेक्शन शुरू हो जाएगा। सरकार ने कहा कि अगले मार्च तक नजफगढ़ में 21 गांवों और 200 कॉलोनियों में PNG पाइपलाइन लगाने का कार्य पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि गैस कनेक्शन की ये पाइपलाइन नजफगढ़ में विकास और प्रगति के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में नजफगढ़ विधानसभा की कई कॉलोनियों और गांवों को पाइप्ड गैस लाइन से जोड़ा गया है। उन्होंने आशा जताई कि अगले 1 वर्ष में नजफगढ़ की बाकी सभी कॉलोनियों और गांवों में पाइपलाइन गैस सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। बढ़ते हैं मुंबई की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कल मुंबई में जाने माने नादस्वरम वादक शेषम पट्टी शिवालिंगम को संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री षणमुखानंद ललित कला एवं संगीत सभा ने किया था। कार्यक्रम के दौरान श्री राधाकृष्णन ने 50 युवा नादस्वरम वादकों को 1-1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति भी प्रदान की।
ये छात्रवृत्ति संगीत वाद्य यंत्रों के संरक्षण और वादकों की सहायता के लिए दी जाती है। रियर एडमिरल अनिल जग्गी ने आईएनएस कुंजली कोलाबा में आयोजित एक औपचारिक परेड में रियर एडमिरल मनीष चड्ढा वीएसएम से फोमा यानी फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र की कमान और जिम्मेदारियां संभाली। फोमा के रूप में महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र की बागडोर संभालने से पहले वे फोगना यानी गुजरात नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग की भूमिका में गुजरात, दमन और दीव नौसेना क्षेत्र के क्षेत्र कमांडर थे। रियर एडमिरल अनिल जग्गी भारतीय नौसेना अकादमी गोवा के पूर्व छात्र हैं और उन्हें 1 जनवरी 1993 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कोलकाता की ओर। पश्चिम बंगाल सरकार बलात्कार के अपराध के खिलाफ राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश करेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में विधेयक पेश करने की घोषणा की, जिसमें अपराधियों को फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा। आज इसके लिए विशेष सत्र होगा जो दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की स्मृति में शोक सभा आयोजित की जाएगी। इसके बाद सोमवार का सत्र समाप्त हो जाएगा। ये विधेयक मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और शेफाली के साथ। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम। तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर बादल छाए रहने या मध्यम बारिश होने की संभावना है। आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में दोपहर या शाम के समय बारिश होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शेफाली। Yes, Ravi, let's look at the weather of our southern cities here. Chennai is expected to have thunderstorm with rain. The minimum temperature will be 26 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature will be 20 degrees Celsius and maximum will be around 29 degrees. And Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with 1 or 2 spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 26 degrees Celsius. और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को, जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। तो 1926 में आज के दिन इटली और यमन में हुए समझौते के अंतर्गत लाल सागर तट पर इटली का वर्चस्व कायम हुआ। 1945 में आज के दिन जापान द्वारा हार स्वीकार कर लिए जाने के बाद 6 साल तक चला दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1945 में ही आज के दिन हो ची मिन्ह ने स्वतंत्र वियतनाम गणराज्य की स्थापना की। On 2nd September 1946, Jawaharlal Nehru was sworn in as the Prime Minister of the interim government of undivided India. In the year 1970, President V.V. Giri inaugurated Vivekanand Rock Memorial at Kanyakumari. 1993 में आज के दिन अमेरिका और रूस अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए संयुक्त उपक्रम बनाने पर सहमत हुए। On this day in 1996, Grandmaster Vishwanathan Anand beat Garry Kasparov in rapid chess tournament in Geneva. 1998 में आज के दिन डरबन में 12वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा उद्घाटन किया गया। In 1998, Nishant, the pilotless training aircraft developed by DRDO, was successfully flown from Chandipur. और 1999 में आज के दिन भारतीय तैराक बुला चौधरी इंग्लिश चैनल 2 बार पार करने वाली प्रथम एशियाई महिला बनी। और इतिहास के पन्नों को पलटते हुए याद आया शेफाली की आज वर्ल्ड कोकोनट डे यानी कि विश्व नारियल दिवस है, जो प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है। नारियल की महत्ता को रेखांकित करना ही नारियल दिवस का उद्देश्य होता है। और शेफाली, नारियल हम
एक ऐसा फल है, हम सब जानते हैं, जिसके प्रत्येक भाग का हम तरह तरह से उपयोग करते हैं। तो जैसा कि अभी बताया कि नारियल दिवस नारियल की इम्पोर्टेंस को रेखांकित करता है, तो ये मिल बैठकर ये पता लगाने का दिवस है कि किस प्रकार से हम इसे और उपयोग में ला सकते हैं। आजकल हमारा देश पॉलीथीन के कहर से गुजर रहा है, जो सड़ता नहीं है और नालों, रेल पटरियों तथा सड़क के किनारों को गंदा एवं प्रदूषित कर देता है। पॉलीथीन को हटाकर हम नारियल की जटा से बने थैलों का उपयोग कर सकते हैं। नारियल हर तरह से हमारे लिए उपयोगी है। नारियल से बनी वस्तुओं के निर्यात से भारत को लगभग 470 करोड़ रुपए की आमदनी भी होती है। वैसे शेफाली, हिंदी फिल्म उद्योग में लगभग हर प्रोडक्ट, हर उत्पाद पर फिल्मी गाने बने हैं। पानी वाला नारियल भी उस लिस्ट में शामिल है। बिल्कुल। तो क्यों न सुन लिया जाए नारियल पानी पर ही एक और गीत। डेफिनेटली। ले लो ना नारियल, ले लो रे, ले लो बाबू, पी लो नारियल पानी, ले लो रे, ले लो बाबू, पी लो नारियल पानी। अरे इस गर्मी में आओ अपनी प्यास बुझा लो, ले लो रे, ले लो बाबू, पी लो नारियल पानी, ले लो रे, ले लो बाबू, पी लो नारियल पानी। Also, the celebration aims to raise awareness about the nutritional value and economic importance of coconuts while honoring the farmers and producers who work diligently to bring this versatile fruit to our tables. और रवि, इस साल the theme for World Coconut Day is Coconut for a Circular Economy, Building Partnership for Maximum Value. So, listeners, we urge you all to use coconut for all its benefits, क्योंकि नारियल का इस्तेमाल तो चटनी से लेके बर्फी तक में होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल। रोजमर्रा की जो अपनी जिंदगी है उसमें नारियल का जो उपयोग है जरूर करना चाहिए। जी। खैर, अब समय हो गया है कुछ महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देने का। तो शेफाली, इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है भारत के प्रसिद्ध विद्वान, साहित्यकार और शिक्षा शास्त्री रहे अमरनाथ झा साहब का। आपका जन्म हुआ था 25 फरवरी 1897 को, लेकिन निधन हुआ 2 सितंबर 1955 को। आप हिंदी के प्रबल समर्थकों में से एक थे। हिंदी को सम्माननीय स्तर तक ले जाने और उसे राजभाषा बनाने के लिए अमरनाथ झा ने बहुमूल्य योगदान दिया था। उन्हें एक कुशल वक्ता के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना भी की। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देते हुए उन्हें वर्ष 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अमरनाथ झा ने 1 वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उप कुलपति का पदभार संभाला तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोक सेवा आयोग के वे अध्यक्ष भी रहे। And dear listeners, today we observe the death anniversary of Srinivas Vinayak Khale, fondly addressed as Khale Kaka, who was an Indian composer and music director from Maharashtra. Khale Kaka received the Padma Bhushan Award in 2010. He रहमान लुधियानवी का, जिनका जन्म हुआ 3 जुलाई 1892 लुधियाना में, और इन्होंने इस संसार से विदा ली 2 सितंबर 1956 में। आप भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सन 1929 में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने लुधियाना के घास मंडी चौक पर हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग पानी के बर्तन का इस्तेमाल किया, तो हबीबुर रहमान लुधियानवी ने हिंदू, मुस्लिम और सिख कार्यकर्ताओं के सहयोग से इसे खत्म किया और एक पर्चा लगवाया कि सबका पानी एक है, जिसके लिए शेफाली उन्हें जेल भी भेजा गया। जी। And dear listeners, today is the death anniversary of J.R.R. Tolkien, an English writer and philologist. He was the author of the high fantasy works The Hobbit and The Lord of the Rings.
While many other authors had published works of fantasy before Tolkien, the tremendous success of The Hobbit and The Lord of the Rings ignited a profound interest in the fantasy genre. He has been popularly identified as the father of modern fantasy literature and is widely regarded as one of the most influential authors of all time. Also talking about writers, dear listeners, today is the death anniversary of Vishnu Sakharam Khandekar, a Marathi writer from Maharashtra, India. He was the first Marathi author to win the prestigious Jnanpith Award. और अब अपने श्रोताओं को जानकारी देते हैं विष्णु सखाराम खांडेकर के बारे में, जिनका जन्म हुआ 19 जनवरी 1898 सांगली, महाराष्ट्र में। लेकिन आपने इस दुनिया से रुखसत किया अपने आप को 2 सितंबर 1976 को। आप मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक थे। उनके ललित निबंध, उनकी भाषा शैली आदि के कारण बहुत पसंद किए जाते हैं। उन्होंने उपन्यासों और कहानियों के अतिरिक्त नाटक, निबंध तथा आलोचनात्मक निबंध आदि लिखे थे। विष्णु सखाराम खांडेकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। विष्णु सखाराम खांडेकर के लेखों और कविताओं का प्रकाशन 1919 से शुरू हुआ। खांडेकर जी कला और जीवन के बीच घनिष्ठ संबंध मानते थे। अपने सुदीर्घ और यशस्वी जीवन में उन्होंने अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। ययाति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी ने भी पुरस्कृत किया और बाद में फेलोशिप भी प्रदान की। भारत सरकार ने साहित्यिक सेवाओं के लिए पद्म भूषण उपाधि से उन्हें अलंकृत किया। ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा सम्मानित होने वाले वे प्रथम मराठी साहित्यकार थे। भारत सरकार ने विष्णु सखाराम खांडेकर के सम्मान में 1998 में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। Dear listeners, today is the birthday of Shobna Narayan, a recognized Indian Kathak dancer and a career officer with Indian Audit and Account Services. She performs in India and internationally and has been awarded the Sangeet Natak Akademi Award and the Padma Shri. She trained under Birju Maharaj. Shobna has researched and discovered 8 Kathak villages near Gaya. She has also conceived, conceptualized and brought out a dance video on the philosophy and legend of the Khajuraho temples entitled Dance of the Temples. What you're listening to in the background is from one of her performances in Vasant Udbhava. Let's listen to it. और अब याद कर लेते हैं भारतीय सिनेमा की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रही साधना को, जिनका जन्म हुआ था 2 सितंबर 1941 को और इन्होंने इस दुनिया से विदा ली 25 दिसंबर 2015 मुंबई में। साधना ने फिल्म अंबाणा से अपना फिल्मी सफर शुरू किया था शेफाली, और साधना ने हिंदी फिल्मों से जो शोहरत पाई और जो मुकाम हासिल किया वो किसी से छिपा नहीं है। साधना का शुरुआती पूरा नाम साधना शिवदासानी था, जो बाद में नैयर हो गया। बिल्कुल। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थीं और अपने बालों की स्टाइल की वजह से भी वे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुईं। उनके बालों की कट स्टाइल साधना कट के नाम से जानी जाती हैं। एंड आई एम श्योर हर लड़की ने एक बार ये जरूर ट्राई किया होगा। बिल्कुल किया होगा। आपके पास शायद कुछ और भी जानकारी है उनके पास? जी बिल्कुल। एंड उनका नाम तो साधना था, वो अपने हेयर कट के लिए जानी जाती थी, बट शी वॉज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज द मिस्ट्री गर्ल फॉर हर स्टिंट एज द मिस्ट्री गर्ल इन द सस्पेंस थ्रिलर फिल्म्स डायरेक्टेड बाय राज खोसला ड्यूरिंग द मिड 1960s। तो हमारे पास उनके ऊपर पिक्चराइज कुछ गीतों की मेडली है, वो सुन लेते हैं। आपके प्यार का जो मिले आसरा, आपके प्यार का जो मिले आसरा, फिर खुदा का भी बेशक सहारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग
चलते चलते आज का विचार की साझेदारी करनी है तो किसी के दर्द की करें, क्योंकि खुशियों के तो दावेदार बहुत होते हैं। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और शेफाली सिंह को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की। नमस्कार।